इकबाल साहब, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी अमेरिका और इजराइल ने, और अब वो ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका एक फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ रहा है। ये फेस सेविंग एग्जिट ढूंढने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ रही है और ये एग्जिट किस तरह की हो सकती है? देखिए मुकेश जी, ये जो खबर एग्ज़िट की, फेस सेविंग एग्ज़िट की है, ये रशियन सूत्रों से निकली है। और ये सूत्र कह रहे हैं कि दो किस्म की जो बातें हो रही हैं, एक तो फुल एग्ज़िट और दूसरा स्लो पार्शल एग्ज़िट। अब इस एग्ज़िट की पीछे कितना सच है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी समझ में कि एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका की जो ये रणनीति थी, इसमें इनके जो अजम्पशंस थे, जो मान्यताएं थीं, वो फेल हो गई हैं। और सबसे बड़ा अजम्पशन ये था कि जो भी ये सुप्रीम लीडर को मार गिराएंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा ढांचा जो है ये कलेप्स कर जाएगा ईरान का, और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये बात हकीकत में नहीं बनी। और खमेनी के मरने के बाद ये पता चला कि उसकी जो विरासत थी, उसकी जो लेगेसी थी, उसके तहत उसने ये जो पूरा युद्ध का प्लान था, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। और जो 31 गवर्नर हैं ईरान में, उनके जो 31 सूबे हैं, हर एक सूबे को अलग टारगेट लिस्ट, अलग वेपनरी और अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। और एक सेंट्रल लीडर को का भी उसका प्लान था, सक्सेशन प्लान। अब सक्सेशन प्लान जब पता चला, उन्होंने फिर उसके जो मतलब वसीयत पड़ी होगी, तो उसमें उसने अपने बेटे मुज्तबा खमेनी को नॉमिनेट किया था कि वो नया सुप्रीम लीडर बनेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट बात थी, गुप्त बात थी, तो ये जो उसके मोशंस थे इलेक्शन के, उन्होंने कहा कि हम इसको इनको इलेक्ट करेंगे, इनको उम्मीदवार बना दीजिए। और दो तीन और कैंडिडेट भी थे उस इलेक्शन के लिए। वो कौम के शहर में उसका इलेक्शन हो रहा था। तो जिस समय इलेक्शन हो रहा था, उस इमारत पे इजराइल ने एक मिसाइल फेंका और वो लोग तितर बितर हो गए। और फिर आईआरजीसी वालों ने कहा कि नहीं, इसको तो आप प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और खुमैनी को, मुज्तबा खमेनी को आप अपना लीडर मान लीजिए। तो उन्होंने उसको लीडर घोषित कर लिया। लेकिन मुज्तबा खमेनी है कहाँ? मुज्तबा खमेनी सिर्फ एक अस्तित्व के बेसिस पे, एक एग्जिस्टेंस के बेसिस पे है कि वो एक्चुअल जिंदा आदमी है। ये बात अभी डाउटफुल है कि वो जिंदा है, कि वो फंक्शनल है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ईरान टेलीविज़न ने एक ब्रॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि मुज्तबा खमेनी को जांबाज रमज़ान बुलाया गया है। अब इस युद्ध को रमज़ान युद्ध बुलाया गया है क्योंकि ये रमज़ान के पीरियड में हुआ है। और जांबाज का उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक डिसेबल्ड वॉर हीरो है। तो जो आपने ऑलरेडी मुज्तबा खमेनी को एक डिसेबल्ड वॉर हीरो का खिताब दे दिया है, टाइटल दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन फंक्शनिंग एसेट है आपका। तो घूम फिर के बात आती है कि मुज्तबा खमेनी जब तक एग्जिस्ट करेगा, तब तक आईआरजीसी कलेप्स नहीं करेगा। और जो आईआरजीसी कलेप्स नहीं करेगा तो ईरान की संप्रभुता बनी रहेगी। जब वो कलेप्स कर जाएगा तो फिर इसके मतलब 31 टुकड़े तो निश्चित हैं कि हो जाएंगे। और वो सब टुकड़े एक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अलग बात है। साथ में अमेरिका ने जो इंटरसेप्टर उनकी मिसाइल्स हैं, उनका अजम्पशन लड़ाई का गलत निकला कि भाई वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो कामयाब इतनी होंगी कि उनकी इतनी कंजम्पशन नहीं होगी जितनी की हो गई है। तो उन्होंने कम से कम 3-4 बिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं उन्होंने खर्च कर दिए हैं, और इनको रिप्लेस करने में टाइम लगेगा। तो उनकी जो रक्षा है अमेरिकन एसेट्स की, वो रक्षा होनी मुश्किल है। और तीसरी बात यह है कि जो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो ईरान ने अनलीश किया है, जो कि बड़ा कामयाब रहा है, और उसके दौरान उन्होंने भय भर दिया है। भय भर दिया सब जगह में। दुबई में भरा, यूएई में भरा, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, और साथ में जो लंदन में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें भय भर दिया इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं पीएनआई क्लब्स। वो जो भय भरा है, उसके फलस्वरूप जो इंश्योरेंस के जो रेट्स हैं
वो अभी तक आए नहीं है वॉर इंश्योरेंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी के जहाज़ हैं, जो टैंकर्स हैं, सुपर टैंकर्स हैं, जो तेल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारे स्थगित हो गए। उन्होंने अपने एंकर ड्रॉप कर दिए और वो स्टेशनरी हो गए, क्योंकि कोई भी कप्तान और कोई भी मालिक अब इंश्योरेंस के बिना ये जहाज़ जो है स्ट्रेट और हॉर्मुज़ के थ्रू लेके नहीं जाएगा। और उन्होंने 2 टैंकर्स को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन है, ये बड़ा बढ़ गया है। इससे तेल की कीमत बढ़ गई। हालांकि अभी तक कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन जो फ्यूचर्स प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। आप ऑलमोस्ट आप देखिए 60-70% बढ़ गए हैं, फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले $120 थे पर बैरल, फिर वो नीचे आ गए, $90 पे आ गए। आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो $100 के आसपास है। तो ये इकोनॉमिक डायमेंशन ने भी दबाव डाला है अमेरिका पे। लेकिन फिर आप ये देखिए कि अमेरिका जो है ये विद्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके और रिपरकशंस होंगे। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि पहला एजम्पशन कि आप अली खमेनी को हटा देंगे और आप फतह हासिल कर लेंगे, ईरान में रिजीम चेंज कर लेंगे, ये उनका था। लेकिन ये कैसे हुआ, जबकि ये माना जाता है कि मोसाद तो ईरान में अपना ज़बरदस्त नेटवर्क बना चुका है। उसे ये तो पता था कि खमेनी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ 40 और वहाँ के जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप है वो मीटिंग कर रहा है। वहाँ पर तो बमबारी करके आपने उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर इस तरह का प्लान भी बना हुआ है। इस तरह से उन्होंने 31 प्रांतों में अलग अलग यूनिट खड़ी कर दी है, इंडिपेंडेंट यूनिट खड़ी कर दी हैं। ये चूक इजराइल, मोसाद, अमेरिका, CIA कैसे कर बैठे? मुकेश जी, इसे कहते हैं ना, वन ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ द वॉर। ये दूसरे विश्व युद्ध में भी हर जंग में ऐसे कोई सवाल होते हैं जिनका आपके पास उत्तर नहीं होता। इस सवाल का अमेरिका के पास और इज़राइल के पास उत्तर नहीं है कि इनको जो ये विरासत थी अली खमेनी की, जो असली विरासत थी, उसके बारे में इनको क्यों नहीं पता चला। और इन्होंने क्यों सोचा कि ये जब इनके 40 बंदे मारे गए और अली खमेनी मारा गया, टॉप लीडरशिप मारी गई, तो निश्चित रूप में IRGC कोलैप्स कर गई। ये इनकी बड़ी भारी हार है इज़राइल की और अमेरिका की, और इनकी कमी है। और ये ईरान की कामयाबी है कि उन्होंने उनको गुमराह करके रखा था। तो ये इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस जो है, इसके दायरे में ये बीच में फंस गई। ये कहानी दबी रही। और इजराइल ने अमेरिका को ट्रैप कर दिया इस चक्कर में। इजराइल ने अमेरिका को ट्रैप नहीं किया जितना कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ट्रैप किया। अमेरिका के अंदर काफ़ी विरोध है इस लड़ाई के बारे में, और काफ़ी लोग जो है, मेरा ख्याल है बहुमत है कि वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस बना रहे। लेकिन नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उन्होंने जो ईरान ने जो ऑफ़र दिया था जिनीवा में 26 तारीख को, ये दिया था कि नो स्टॉक पाइलिंग, हम इसको एकत्रित नहीं करेंगे यूरेनियम को, एंड ज़ीरो एनरिचमेंट, कि जो एनरिच्ड हुआ हुआ 67-70% का जो यूरेनियम है उसको हम डाउन रेट करके उसको कम्प्लीटली ज़ीरो कर देंगे और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे। तो ये उन्होंने ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि नेतन्याहू का मेन प्लान ये था कि ईरान को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, जिससे कि जब नई सत्ता आएगी वो अगले 10-15 साल तक ईरान के रिकन्स्ट्रक्शन में बिजी हो जाएगी, और ये हमारा प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट में। उससे क्या होगा कि हमास, हिजबुल्लाह और हूतीज़ की जो उनको एग्जिस्टेंशियल फ़िक्र है वो ख़त्म हो जाएगी, और इज़राइल जो है अगले 10-15 साल में बहुत तकनीकी एडवांस देश बन जाएगा। और उसको जो थ्रेट बाद में बनेगा 10-15 साल में, उसको हम तब देखेंगे। तब तक नेतन्याहू तो सीन से निकल जाएगा। अब उसका आज अगले 3-4 महीनों में वो चुनाव फेस कर रहा है। तो ये उसकी महत्वाकांक्षा थी कि ये बात ऐसे बने, लेकिन हकीकत में ये बात नहीं हुई। तो उन्होंने ट्रंप को कैसे ट्रैप कर लिया? एप्स्टीन फाइल्स। और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है बड़ी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में। और हर बार आप ये देखेंगे कि जब कोई बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लेना पड़ जाता है ट्रंप को,
तो एक ना एक इंफॉर्मेशन एप्स्टीन फाइल्स की बाहर निकल आती है प्रेस में। तो नेतन्याहू उसको कंट्रोल कर रहा है ट्रंप को, और ये अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। उसके जो डीप स्टेट है, उसके जो प्रजातंत्र है, उसको ये हजम नहीं हो रही बात कि हमारा जो राष्ट्रपति है उसको कोई और घुमा रहा है, उसको कोई और चला रहा है। वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा, वो किसी और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। ये दुविधा में अमेरिका पड़ा हुआ है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। पूरे एक सुपर पावर है जिसका राष्ट्रपति कंप्रोमाइज्ड है, हाँ, और उससे वो जो चाहे करवा ले रहा है। हाँ, और यहाँ युद्ध में लेकर फंसा दिया। हाँ, अब उस पूरे देश की किरकिरी हो रही है हाँ, कि वो फेस सेविंग एग्जिट निकलना चाहता है। हाँ। उसके जो एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, वो सब परेशान, वो उस पर डाउट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.